हेलो एवरीवन। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग। बेसिकली जो है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी हम यहाँ पे बॉन्डिंग स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर भी फर्दर आपके पास दो चैप्टर है, दो तरीके की बॉन्डिंग पॉसिबल है, कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसके अंदर हम या फिर कह सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग 1 कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अब देखो थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली होती क्या है। ये आप सभी पढ़ के आए हो 10th +1 +2 में। कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास कब बनती है? जब आपके पास क्या हो, म्यूचुअल शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की। कोई भी दो एटम्स हैं, जब आपस में वो कंबाइन करेंगे, सेम एलिमेंट के भी एटम्स हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के भी एटम्स हो सकते हैं। जब भी आपस में दो एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है शेयर करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग जो होती है, वहाँ पे जो बॉन्ड बनती है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। मीन्स इसके अंदर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो एटम्स जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करेंगे और वो जो आपके पास बॉन्ड बनेगी उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में शेयर करेंगे। जैसे सपोज करो कि दोनों एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो आपके पास दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगी, उसको हम बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलर वे में अगर वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड हो जाएगी, और अगर वो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे बॉन्ड बन जाएगी ट्रिपल बॉन्ड। अब जैसे कार्बन की बात करें, फॉर एग्जांपल कार्बन एंड कार्बन, दोनों एटम्स ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कार्बन के पास ऐसे इसके पास, तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगी वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगी। अगर यहीं पे ये दोनों अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे इस तरीके से तो डबल बॉन्ड बन जाएगी। सिमिलर वे में अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं अपने, तो आपके पास जो बॉन्ड बनेगी वो बॉन्ड हो जाएगी ट्रिपल बॉन्ड। ओके, और इसको हम जो है जैसे बात करें कि जो लुईस ने कंसेप्ट दिया था कोवलेंसी का, कि कोवलेंसी बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वो आपस में जब ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो वो एक एटम अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो होती है उसकी कोवलेंसी। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, सिंगल बॉन्ड बन जाएगी, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन की कोवलेंसी कितनी है 1। सिमिलर वे में ऑक्सीजन एटम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो डबल बॉन्ड बनेगी, यहाँ पे इसकी कोवलेंसी कितनी हो जाएगी 2। ऐसे ही नाइट्रोजन की अगर बात करूँ, नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगी, और नाइट्रोजन की जो कोवलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी 3। ओके, तो ये तो बेसिक था कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। आगे हम इसको स्टार्ट करेंगे स्टडी करना, थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर मैं सिंपल सी पिक्चर की बात करूँ, जैसे मैंने अभी कहा कि एक बॉन्ड बन रही है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड बनेगी, अगर वो 2 पेयर शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड, 3 पेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। बट इससे जो है हमें, जैसे हमें बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हमें अगर पता लगाना हो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म हो रहे हैं उनकी शेप्स के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में, तो वो एक सिंपल सी जो हम ये बात कर रहे हैं इस कोवलेंट बॉन्ड की, इससे जो है हमें वो डिटेल स्टडी नहीं हम उसकी कर सकते। अब जैसे एटम के केस में है, एटम के केस में हम जब एटम की स्टडी करना होता है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी की थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, वो न्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी कितनी है। लेकिन अगर आप सोचो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मॉलिक्यूल्स के लिए सोल्व करें, वो काफ़ी डिफिकल्ट है, उसको जो है सिर्फ हम एटम्स के लिए जो है कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स के ऊपर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो इसके जो सॉल्यूशन है, कुछ एक अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे लगाएंगे। बेसिकली जो है 2 अप्रोच है इसमें थ्योरेटिकल स्टडी के लिए। एक तो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड सेकेंड वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन 2 थ्योरीज के हेल्प से जो है हम बॉन्डिंग के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, मतलब कि डिटेल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, उनकी शेप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप्स के बारे में, उनकी एनर्जी लेवल के बारे में। ओके, और ये दोनों के दोनों जो मेथड है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है जिसे हम बोलते हैं वेरिएशन प्रिंसिपल। वेरिएशन प्रिंसिपल या फिर वेरिएशन मेथड, वेरिएशन प्रिंसिपल और मेथड
बेसिकली इसमें है क्या, एक मैथमेटिकली है ये जो प्रिंसिपल है, मैथमेटिकली टेक्निक है, इसके हेल्प से जो है हम लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। देखो जो ग्राउंड स्टेट होते हैं वो सबसे लो एनर्जी की होती है, तो जो वेरिएशन प्रिंसिपल है इसको हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ ग्राउंड स्टेट को। बेसिकली इसका आइडिया क्या है वेरिएशन प्रिंसिपल का, कि अगर आपके पास एक वेव फंक्शन है साइन नोट ग्राउंड स्टेट के लिए, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी हो जाएगी ई नोट। साइन नोट वेव फंक्शन है ग्राउंड स्टेट के लिए, और इसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो है ई नोट। और ये जो ई नोट एनर्जी है इट इज़ ऑलवेज लेस देन एसोसिएटेड विद एनी अदर वेव फंक्शन। आपके पास और भी बहुत सारे वेव फंक्शन है, साई 1 है, साई 2 है, साई 3 है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो आपके पास ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है और उसके ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई नोट है, दिस एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन एनी अदर वेव फंक्शन। कि आप कितने भी किसी भी उसके लिए जितने मर्जी वेव फंक्शंस प्रपोज कर लो, लेकिन उसमें जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी होगी वो इस वेव फंक्शन की होगी साइन नोट की, और वो लोवेस्ट वैल्यू कितनी होगी ई नोट। ओके तो बेसिक जो आइडिया है वेरिएशन प्रिंसिपल जिसके ऊपर बेस है वो ये कि अगर आपके पास कोई साइन नोट वेव फंक्शन है ग्राउंड स्टेट के लिए और उसकी एनर्जी है ई नोट, तो ई नोट जो एनर्जी होगी इट इज़ ऑलवेज लेस देन एनी अदर वेव फंक्शन। कोई भी वेव फंक्शन प्रपोज किया गया उसमें जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी होगी वो एनर्जी आपकी होगी ई नोट। और जो एनर्जी है हम वो कैलकुलेट करने का जो मेथड है E इज इक्वल टू साइन स्टार एच साइन डी टाउ डिवाइडेड बाय साई स्टार साइन डी टाउ। ये आपके पास है साई हो गया यहाँ पे वेव फंक्शन, साई स्टार स्टार जो हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए यूज़ करते हैं तो साई स्टार हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। एच है यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एच स्टैंड्स फॉर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और जो डी टाउ है ये क्या रिप्रेजेंट करे वॉल्यूम को, कि इंटीग्रल जो हम स्पेस लेके चल रहे हैं उसका कितना वो है वॉल्यूम, तो इंटीग्रल तो हमने इसको ले लिया डी टाउ। अब ये जो रिलेशन है इसे हम यूज़ करेंगे अगर हमारे पास साई की वैल्यू पता है, साई 1 है उसके लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, साई 2 है उसके लिए कैलकुलेट करेंगे एनर्जी। ओके अब जैसे सपोज करो आपके पास कोई पर्टिकुलर वेव फंक्शन है साई, उसके कोरस्पॉन्ड एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी E1, उसको जो है हम इस इक्वेशन की हेल्प से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर दिया। इक्वेशन 1 की हेल्प से जो है हम E1 की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और वेरिएशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपके पास एक और वेव फंक्शन है सपोज करो साई 2, और ये जो एनर्जी दे रहा है वो एनर्जी दे रहा है E2। अब जो अभी हमने वेरिएशन प्रिंसिपल स्टडी किया उसको यहाँ पे अप्लाई करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हम ये एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं E1 है या फिर E2 है, ये जो दोनों एनर्जी हैं दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपके पास कितनी है ई नोट, यही कहा था ना कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ई नोट इट इज़ ऑलवेज लेस देन। अब आपने दो वेव फंक्शन प्रपोज किए साई 1 एंड साई 2, तो इनकी जो एनर्जी है ये एनर्जी जो है इससे हमेशा ग्रेटर होगी, या फिर इसको रिवर्स वे में भी कह सकते हो कि ये एनर्जी जो है इट इज़ ऑलवेज लेस देन एनी अदर एनर्जी। ओके तो आपके पास साई 1 एंड साई 2 दो अदर वेव फंक्शन है उनकी एनर्जी होगी E1 एंड E2, और ये जो वेव फंक्शन है इनकी जो एनर्जी है E1 एंड E2 दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई नोट। क्लियर। और अगर मैं इन दोनों में बात करूं, अगर आपके पास जो है E1 की जो वैल्यू आ रही है एनर्जी की इट इज़ लेस देन E2, या फिर कहूँ E2 इज़ लेस देन E1, E1 की वैल्यू ज़्यादा है E2 की वैल्यू कम आ रही है, तो जो E2 वाली है इसको हम कहेंगे कि बेटर अप्रोक्सीमेशन। ये हम अप्रोक्सीमेट तो लगा रहे ना कि एक वेव फंक्शन हो गया साई 1 उसकी एनर्जी होगी E1, एक वेव फंक्शन है साई 2 उसकी एनर्जी होगी E2, तो जो E2 एनर्जी है ये क्या होगी बेटर अप्रोक्सीमेशन होगी एनर्जी की, और जो इसके कोरस्पॉन्ड वेव फंक्शन है साई 2 उसको हम कहेंगे इट इज़ बेटर अप्रोक्सीमेशन टू द वेव फंक्शन। कैसे कह सकते हैं कि जो वेव फंक्शन होगा वेव फंक्शन which gives lowest energy wave function which gives lowest energy is the best approximation। मेन जो आपके पास ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है वो तो हो गया साई नोट और उसकी एनर्जी होगी ई नोट। अब उसके बाद आप जितनी भी अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हो साई 1 है साई 2 है साई 3 साई 4, उन सब में जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी होगी वो एनर्जी होगी ई नोट की, या फिर ये सारी एनर्जी होगी जो E1 E2 E3 दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन ई नोट। और इनमें से जोन सी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होगी, जैसे आपके पास E1 एंड E2 है, E2 लेस है देन E1 से, तो E2 को हम क्या कहेंगे दैट इट इज़ बेटर अप्रोक्सीमेशन टू द एनर्जी, और जो इसके कोरस्पॉन्ड वेव फंक्शन होगा साई 2 उसको कहेंगे बेटर अप्रोक्सीमेशन टू द वेव फंक्शन।
तो ये था वेरिएशन प्रिंसिपल, जिसके ऊपर ये दोनों ही थ्योरीज, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है बेस्ड है। अब हम जो है इसमें स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वन इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले बेसिक अजम्पशंस की बात करूँ, इस थ्योरी ने क्या क्या बेसिक अजम्पशंस किए थे। देखो, फर्स्ट इसका जो एजम्पशन था वो ये कि एटम जो है दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। एटम है, आपके पास दो एटम है, वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बन रहा है कि मॉलिक्यूल बनने के बाद भी जो एटम्स हैं अपनी आइडेंटिटी को जो है लूज नहीं करेंगे। एटम्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है एटम्स को कंबाइन करने के बाद, उसके बाद भी एटम जो है अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगे। ओके, सेकंड जो थी कि जो इंट्रैक्शन है, बॉन्ड फॉर्म हो रही है। देखो, बॉन्ड कब आपके पास फॉर्म हो रही है? जब दो एटम्स के बीच में इंट्रैक्शन है। तो वो जो इंट्रैक्शन है एटम्स के बीच में, वो सिर्फ उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ही होगी। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब समझिए ना कि जो आउटर मोस्ट में शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कि जो बॉन्ड फॉर्म हो रही है उसमें जो इंट्रैक्शन होगी वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की इंट्रैक्शन होगी, और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर? इनर इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये हो गया आपकी सेकेंड एजम्पशन। थर्ड जो एजम्पशन थी वो ये कि जब भी आपके पास बॉन्ड फॉर्म हो रही है, सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दोनों ही बॉन्डेड एटम से दे लूज देयर आइडेंटिटी। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर शेल वाले, उनको कुछ भी नहीं होगा, वो अनइफेक्टेड रहेंगे। आउटर मोस्ट वाले शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वही बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, और उन्हीं की जो आइडेंटिटी है वो लॉस होगी। इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो अनइफेक्टेड रहेंगे, एज इट इज़ प्रेजेंट होंगे। और कि जो स्टेबिलिटी है बॉन्ड की, कि अगर हम यहाँ पे बॉन्ड की स्टेबिलिटी की बात करें, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? एनर्जी रिलीज के ऊपर। मीन्स कि कोई मॉलिक्यूल है, मिनिमम एनर्जी है उसकी, जैसे मैं बात करूँ कि जितना ज़्यादा एनर्जी में डिक्रीज होगा, ऐसे कह सकती हूँ कि लार्जर इज द डिक्रीज इन एनर्जी, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्म। एक आपके पास डिस्टेंस होता है एटम के बीच में, जिसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, कि जो मॉलिक्यूल है उसकी एक मिनिमम एनर्जी होगी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जिसे हम कहते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और जितना ज़्यादा एनर्जी में डिक्रीज होगा उतनी ही बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगी। लार्जर द डिक्रीज इन एनर्जी, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, एक असम्पशंस क्या थी? इनर इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट, सिर्फ जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वही पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? एंड कि सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर आइडेंटिटी। ये बेसिकली जो है इसकी थ्योरी की चार असम्पशंस हैं। फर्स्ट वन क्या थी? एटम्स अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगे। सेकंड कि आपके पास जो एटम्स हैं उनके सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जब आउटर इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करें तो दे लूज देयर आइडेंटिटी। एंड लास्ट वन इज कि जितना ज़्यादा एनर्जी में डिक्रीज होगा उतनी ही स्ट्रॉन्गर जो है वो बॉन्ड फॉर्म होगी। लार्जर इज द डिक्रीज इन एनर्जी, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्म। ओके, अब इसमें जो है हम आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो है स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन होगी उसके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरीके से होती है। इसके बेसिक असम्पशंस जो है ये कंप्लीट हो गए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिक जो आइडिया था वो क्या था, और जो मैं कह रही हूँ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वो जो है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।